दोस्तों, नदीम अहमद अपने व्लॉग नदीम जी के साथ हाजिर है। कुछ लोगों ने मुझसे सवाल ये किया है कि आपने ये तो बता दिया कि लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन एक साथ साथ आप ये भी कहते हैं कि कनाडा के अंदर लोग बहुत तेज़ी के साथ आ रहे हैं। हर साल गवर्नमेंट 5 लाख, 500,000 लोगों को जो है वो दे रही है इमिग्रेशन। तो पिछले आने वाले जो कमिंग ईयर्स हैं उनमें 3 साल तक देती रहेगी। तो 1.4 मिलियन पीपल विल बी लैंडेड। तो ये क्या कहानी है? लोग तो यहाँ आ रहे हैं, लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो हमें इसके बताइए कि हमें यहाँ आने में फ़ायदा है या नुकसान है। तो आज मेरा जो व्लॉग ये होगा कि मैं कुछ खूबियाँ भी बताऊँगा, अच्छाइयाँ भी बताऊँगा यहाँ की, कनाडा की। क्योंकि सारी कोई भी दुनिया में कोई भी कंट्री या कोई भी इलाका, कोई भी नेबरहुड ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ 100% बहुत अच्छा हो। हर जगह प्रॉस और कॉन्स होते हैं, अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। अब ये आपके इन्वायरमेंट पर है कि आप कहाँ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं। और फिर जब उससे आप कंपेयर करते हैं यहाँ को कनाडा को या किसी और कंट्री को जहाँ आप माइग्रेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है या बुरा फील होता है। तो आपका कंपैरिजन वहाँ से होता है। तो अगर आप अपने कंपेयर करके देखते हैं तो फिर अंदाज़ा हो आपको, अगर होता है कि यार दिस इज़ अ गुड प्लेस टू मूव, तो फिर आप मूव कर जाते हैं वहाँ पे। लेकिन बाद लोग उस कंट्री से आते हैं या उस इन्वायरमेंट से आते हैं जहाँ बहुत वो वेल सेटल्ड होते हैं, बहुत अच्छी उनकी पोजीशंस होती है, उनका मुल्क भी डेमोक्रेटेड है, और वहाँ पर जो है तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, बुनियादी ज़रूरियात वो मौजूद हैं। तो उसके बाद जो लोग होते हैं वो उनका सोचने का अंदाज डिफरेंट होता है। उनको वो बेहतर लगता है कि वाई डिड आई माइग्रेटेड हियर, व्हाट इज़ द बेनिफिट। तो ये वो बात है। तो जो लोग जा रहे हैं उनकी भी कुछ वजूहात हैं, और जो लोग आ रहे हैं उनकी भी बहुत सारी पॉजिटिव वजूहात हैं। तो हम ये डिस्कस करेंगे इसके अंदर। लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक्स कीजिए, और जो आपकी सजेशंस हैं, जो आपकी आराएं हैं, उनको आप प्लीज़ मुझे जो है भेजिए, सवाल कीजिए, कमेंट्स डालिए, ताकि मैं उसकी रोशनी में अपना नया प्रोग्राम कर सकूं और उनके जवाबात जो आपके जहन में। अगर हम यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं कि यहाँ की अच्छाइयाँ क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, तो उसमें सबसे पहले तो नाइस पीपल, अच्छे लोग, प्यारे लोग, कोऑपरेटिव लोग, ये यहाँ की सबसे बड़ी खूबी है कनाडा की। तो इसकी वजह से लोग बहुत अच्छे हैं जो भी आए, क्योंकि वो सब समझते हैं कि हम एज ए इमिग्रेंट्स आए थे, हमने क्या तकलीफ उठाई जो दूसरे लगाएं। जो लोग आए वो भी एज ए इमिग्रेंट्स आए, तो वो ज़ाहिर उनकी हेल्प करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। सिर्फ रंग और नस्ल का फ़र्क हो सकता है कि ज़ाहिर है कि जब शुरू में जो लोग आए यहाँ पे ज़्यादातर वो, अगर क्यूबेक में जाएं तो फ्रेंच के लोग थे, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंच की हुक्मरानी रही, क्यूबेक उनके कंट्रोल में रहा था। वो लिहाजा फ्रेंच लोगों ने माइग्रेशन वहाँ पर ज़्यादा की। ये इधर का जो इलाका है ओंटारियो वगैरह के इलाकों में, यहाँ पे ज़्यादातर जो ब्रिटिश लोग हैं और यूएस से माइग्रेटेड लोग हैं, तो ये ज़्यादातर गोरे लोग यहाँ पर आए। बाद में फिर यहाँ पे चाइनीज़ लोगों ने आना शुरू किया, इंडियंस लोगों ने आना शुरू किया, पाकिस्तानी लोगों ने आना शुरू किया, और उसके बाद बहुत सारे दूसरे कंट्रीज़ के लोग भी आने लगे। तो यहाँ पे ये एक तो ये कि यहाँ पे मल्टी कल्चरल कंट्री है, तो ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ हर आदमी एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है, जो कि बहुत नंबर पे जो बात आती है कि यहाँ का वेदर, ये भी बड़ी खूबसूरती की बात है कि वेदर बड़ा प्यारा है। मतलब चारों रंग आपको मिलेंगे। सर्दी में शदीद सर्दी पड़ेगी, विंटर। गर्मी में भी अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी, मतलब कुछ इलाकों में कम, लेकिन बाद इलाके जैसे ओंटारियो प्रोविंस है, ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंस है, इवन हम कह सकते हैं कि क्यूबेक है, और दूसरे प्रोविंस है, तो वहाँ काफ़ी शदीद गर्मी भी पड़ेगी। फिर मौसम बहार, बड़ा खूबसूरत मौसम बहार, रंग और फूल फुलवारी, हर किस्म के जो है पौधे, तो वो भी आपको मिलेगा। उसके बाद फॉल के रंग के, कैसे पत्ते झड़ते हैं, कैसे पत्ते रंग बदलते हैं, हरे से पीले होते हैं, पीले से लाल होते हैं, लाल के बाद वो झड़ जाते हैं, तो उनको लोग देखने जाते हैं। तो फॉल यानी चारों खूबसूरत रंग। अलावा यहाँ पे आपको ज़ाहिर के
समंदर भी टकराते हैं, पोर्ट्स भी हैं यहाँ पे जनाब, लेक्स बड़ी बड़ी हैं यहाँ पे, मैदानी इलाके हैं, बर्फ़ानी इलाके हैं यहाँ पे, जो है एग्रीकल्चर की बड़ी बड़ी मतलब लैंड्स हैं जहाँ पे तमाम चीज़ें पैदा होती हैं, उगती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी डेवलप हो गई हैं, तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। मतलब ये कि हर रंग आपको यहाँ। दूसरी बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, हर चीज़ का बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है। इलेक्शन होते हैं, वक्त पर होते हैं, मार कुटाई नहीं होती, लड़ाइयाँ नहीं होती, इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ामात एक दूसरे पर नहीं लगाए जाते। हर चीज़ का एक तरीका है, सिस्टम है, और हर आदमी उस सिस्टम को फॉलो कर रहा है। इसके अलावा लिबरल कंट्री है, यहाँ पे हर एक को आज़ादी, जैसे ना बताया ना, लिबरल कंट्री है, हर एक की अपनी मज़हब की आज़ादी, वैसी आज़ादी, जिसका जो सोच है, अंदाज़ है, उसको रहने का उसको मौका दिया जाता है कि वो इसी अंदाज से, जिस अंदाज से, जिस कल्चर के मुताबिक, किस मज़हब के मुताबिक सोच रहना चाहता है वो रहे। तो ये फिर एजुकेशन यहाँ बहुत अच्छी है, मतलब एजुकेटेड लोग बहुत हैं अगर देखा जाए तो। इनकी एजुकेशन जो है वो आप समझ लें कि जनाब 60%, ऑलमोस्ट 58 to 60% लोग हाईली एजुकेटेड हैं। पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा है लोगों की, मतलब काफ़ी लोग खुशहाल हैं पर कैपिटा। जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी बताया कि हाँ, मकानात शहरों में महंगे हैं, जहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जैसे टोरंटो वगैरह का जो है, ओंटारियो के GTA, ग्रेटर टोरंटो एरियाज़ वगैरह, वहाँ मकानात महंगे हैं। इसी तरह वैंकूवर वगैरह जो ब्रिटिश कोलंबिया का बड़ा शहर है, ये वहाँ पर महंगे हैं। लेकिन बाकी इलाकों में मकान बड़े रीज़नेबल प्राइसेस पर हैं, तो आपको अकोमोडेशन मिल जाती है बड़े आराम से, और बड़े मकान होते हैं, क्योंकि यूरोप वगैरह में तो जगह नहीं है ना, वहाँ पर तो जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही लैंड कम है, उसकी वजह से जो है वो छोटे छोटे यूनिट्स बनते हैं, फ्लैट्स बनते हैं, अपार्टमेंट्स बनते हैं, कॉन्डोमिनियम्स बनते हैं, या मकान बनते हैं तो बड़े छोटे होते हैं। यहाँ पे लैंड बहुत है। तो अमेरिका की और कनाडा की इनकी खूबी है कि बिल्कुल ही हमारे जैसे मकान होते हैं, इंडिया पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े ह्यूज हवेलियाँ, बड़े बड़े मकानात। तो ये बड़ी खूबी, उसी के लिहाज से फर्नीचर भी डिज़ाइन होता है। बड़े कमरा है तो बड़े साइज़ के बेड भी चाहिए तो कमरे के मतलब बेड फर्नीचर का साइज़ भी बड़ा होता है। जैसे यूरोप में बड़े टाइनी और छोटे किस्म के होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कमरे छोटे होते हैं, उनको इस लिहाज से बनाना पड़ता है। मकानात मतलब मैंने बताया ना कि रीज़नेबल है, और गवर्नमेंट चाहती है कि हर आदमी का मकान हो, तो उसके लिए बड़ी फैसिलिटीज़ देती है उनको, बहुत ज़्यादा लोन, बहुत ही रेट्स कम पे कोशिश गवर्नमेंट करती है कि दिया जाए। आजकल तो खैर इंटरेस्ट रेट थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन अमूमन यहाँ पे 3.5-4% पे इजीली इंटरेस्ट रेट पे मॉर्गेज मिल जाती है। और अभी भी ये जो 6.5 पे हो गए, ये भी नीचे 1-2 साल में दोबारा नीचे आ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त तो ग्लोबल इन्फ्लेशन फैला हुआ है, उसकी वजह से ये सिलसिला जारी है। तो ये भी इसकी एक मतलब ये है कि तो रहने के लिए इट्स अ गुड प्लेस। अब हम बात करेंगे दूसरे बेनिफिट्स क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप मैं वो भी आपको बताऊंगा। अब मज़े की बात ये है कि जिसको हम कहते हैं ना कि बेनिफिट्स क्या है, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब हम कंपेयर करें, क्योंकि मेरा व्लॉग ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और यहाँ के साउथ एशिया के लोग सुनते हैं और देखते हैं, तो मैं ज़्यादा उनकी इन्वायरमेंट की बात करूँगा और उनके कंट्री से इसको कंपेयर करूँगा। तो वहाँ पर और यहाँ पर जो फ़र्क आपको बेनिफिट्स में नज़र आएगा ना, वो ये है कि मतलब वहाँ पे तालीम कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत फ्री है, मगर ज़्यादा फ्री नहीं। यहाँ पे तालीम आपको फ्री मिलेगी, ठीक है, लेकिन किस हद तक? सिर्फ हाई स्कूल तक। अच्छा, यहाँ स्कूल कहते हैं 12th ग्रेड को। जैसे हमारे यहाँ ख़ासतौर से मेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान में मैट्रिक स्कूल में होता है, फिर कॉलेजेस में हो जाते हैं तो उसको इंटर कहते हैं, तो 12वीं जमात तक वहाँ तालीम होती है, 12th ग्रेड तक, और उसके बाद फिर वो यूनिवर्सिटी वगैरह में जाती है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर 12th ग्रेड जो है वो आप स्कूल में करते हैं, हाई स्कूल में, वो फ्री है। बस वहाँ पे सारे बुक्स आपकी, अगर आप कुछ फासले पर रहते हैं तो बसेस वगैरह भी जो आपको पिक एंड ड्रॉप करती हैं वो भी फ्री होती हैं, बुक्स वगैरह, कॉपी, पेंसिल, एवरीथिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशन फ्री है हाई स्कूल तक, 12th ग्रेड तक। फिर लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जिनको दाखिला नहीं मिलता, तो फिर वो लोग चले जाते हैं वोकेशनल कॉलेजेस वगैरह में।
तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और उनके वोकेशनल कॉलेज वगैरह में क्योंकि फ़ी होती है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका तरीका बनाया है कि भाई आपको लोन दे देते हैं। ओंटारियो में इसको ओसेप कहते हैं, ठीक है। दूसरे हर सूबे का अपना अपना प्रोसीजर है, वो भी आपको देते हैं कि भाई हम आपको लोन दे रहे हैं जो फ्री ऑफ इंटरेस्ट है, आप उसको ले लीजिए, तालीम मुकम्मल कीजिए और जब जॉब हासिल करने के बाद इसको वापस कर दीजिए। उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, उसकी बड़ी कैटेगरीज हैं कि हर टाइप की ओसेप के बहुत सारे मतलब स्टेजेस हैं, कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, ज़्यादा भी मिलती है, फैमिली भी मिलती है, किराए के साथ भी मिलती है, लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरे नंबर पे फिर हेल्थ सिस्टम आता है। असल में हेल्थ सिस्टम यहाँ का नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों में शुमार होता है। हम जिन मुल्कों से आते हैं तो हमारे लिए तो बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले लोगों के लिए कि ओ यार डॉक्टर की कोई फीस नहीं देनी, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपको बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग फ्रॉम योर पॉकेट, क्योंकि वो गवर्नमेंट जो है पे करती है। लेकिन ये सिस्टम स्लो भी है, जो बाद लोग इसको नेगेटिव कहते हैं, जो उन कंट्रीज से आते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हाँ ये फैसिलिटीज़ वगैरह सब मौजूद हैं, जैसे यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यूके वगैरह हैं या अमेरिका में, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें की अहमियत नहीं है। वो कहते हैं यार ये तो सब है, और बल्कि यहाँ तो बहुत स्लो है कि आपको, जैसे नेगेटिव पॉइंट उनके पॉइंट बन जाता है, क्यों कहते हैं हम जाते हैं, हमें इतना वेटिंग टाइम बहुत है इमरजेंसी में, क्योंकि आपको अगर अर्जेंट तो कोई बात हो गई और क्लिनिक वगैरह बंद है तो हॉस्पिटल में वो सब गवर्नमेंट के होते हैं, वहाँ जाते हैं, इमरजेंसी में जाना पड़ता है क्योंकि वो भी वक्त पे बंद हो जाते हैं, तो फिर इमरजेंसी खुली रहती है 24 आवर, वहाँ बैठना पड़ता है, कई कई घंटे लग जाते हैं, फिर वो टाइम वो आता है, मतलब नंबर आता है, फिर डॉक्टर देखते हैं, फिर वो सारे एक्सरेज वगैरह टेस्ट वगैरह करते हैं, तो यार ये क्या है। फिर अगर आपको ये भी हो जाए रिकमेंडेशन, आम हालात के अंदर भी कोई ऐसी बीमारी है जो कि मतलब है, तो आपको ऑपरेशन कराना मस्ट है, लेकिन ये है कि वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, कि आपकी ज़िंदगी को फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, तो उसको भी वो कहते हैं कि आप हमारे पास देते हैं लोग लाइन में लगे हुए जिनका ऑपरेशन हम पहले करेंगे, तो आपका तो 1 साल बाद नंबर आएगा, 6 महीने बाद नंबर आएगा, 8 महीने बाद, तो वो वेटिंग टाइम आपको खलता है कि यार मुझे बीमारी है, मैं फटाफट, मेरे पास पैसे हैं, कहीं भी जाऊँ पैसा दूँ उसका इलाज करा लूँ, यहाँ ये क्या है। तो कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम अपने अगर कंट्री से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है कि हर चीज़ फ्री है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन फ्री है, एमआरआई फ्री है, और जो भी की चीज़ें मतलब ये कि एक्सरेज वगैरह ईटीसी एवरीथिंग इज़ फ्री। हाँ, दवाइयाँ फ्री नहीं होती, कुछ हर प्रॉमिस का अपना अलग अलग सिस्टम है। तो ज़ाहिर है ओंटारियो की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेडिसिन वगैरह फ्री नहीं है, वो मेडिसिन यू हैव टू बाय फ्रॉम योर पॉकेट, या फिर जो है आपको जहाँ आप जॉब कर रहे हैं और जॉब का आपको कोई मेडिकल वहाँ पे वो मिल रहा है, इंश्योरेंस वगैरह, जिसकी वजह से वो कवर हो जाती हैं, कोई 80% करता है, 90% कवर हो जाती हैं, तो ठीक है, यू कैन गेट फ्रॉम थ्रू योर जॉब, दैट्स फाइन। इसी तरीके से डेंटल कवरेज नहीं है तो वो भी अगर आपको जॉब है और तो वहाँ से कवर हो जाता है, अदरवाइज यू हैव टू पे फ्रॉम योर पॉकेट। इसी तरह आँखों की भी कुछ चीज़ें कवर है, कुछ नहीं है, ज़्यादातर कवर नहीं है, तो खैर ये एक डिबेटेबल बात है। हमारे यहाँ का जो कल्चर है ना, कि हमारे यहाँ लोगों के बच्चे ज़्यादा होते हैं, कसीरुल औलाद हम लोग होते हैं, एवरेज फैमिली के 5 बच्चे 4 बच्चे तो होते ही होते हैं, तो वो उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि जब वो यहाँ आते हैं तो यहाँ बच्चे, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि बच्चे हमारे हैं, जब आप सिटीज़न हो जाते हैं या परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, कहते हैं बच्चे हमारे हैं, तो इनकी तालीम व तरबियत की ज़िम्मेदारी हमारी है, तो उसके वो बाकायदा पैसे देते हैं। तो अच्छे खासे पैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी कुछ एड होती है और कुछ होती है फेडरल गवर्नमेंट की, तो वो आपको मिलते हैं। वो आपकी इनकम पे डिपेंड करता है, लो इनकम है तो ज़्यादा देंगे, ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा इनकम है आपकी तो थोड़ा कम देंगे, क्योंकि वो कहते हैं कुछ ना कुछ आप भी जा सकते हैं, अपने पॉकेट से डाल सकते हैं, क्योंकि आप बना रहे हैं, अच्छी इनकम पे है, आपकी अच्छी सैलरी है, तो इस वजह से वो देते हैं जो अच्छा खासा पैसा होता है। तो लोगों को 500 600 700 डिपेंड करता है, एक बच्चे का मिल जाता है पर मंथ, तो वो डिवाइड अगर करें तो 4 बच्चे हैं तो आपके जनाब 2000 से $2500 तो वो मिल जाते हैं घर बैठे में। तो वो लोग भी उनके लिए बेनिफिट है, क्योंकि पाकिस्तान में आपके बच्चे भी हैं, इंडिया पाकिस्तान में और सब कुछ है, लेकिन भाई वो गवर्नमेंट तो कोई इसको बेनिफिट दे नहीं रही, वो तो अपना उनको ना शहरी तस्वुर करती है ना उनके हुकूक देती है।
तो यहाँ पर ये बड़ी खूबी है, तो लोग उसका भी मतलब उनको फ़ायदा होता है जब इस टाइप की फैमिलीज यहाँ माइग्रेट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस भी होता है यहाँ पर, कि ये होता है कि जब आप जॉब वगैरह कर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है आपका EI जिसे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कहते हैं वो डिडक्ट हो रहा होता है। तो इन केस एमरजेंसी में आपकी जॉब ले ऑफ हो जाते हैं, आप निकल जाते हैं, तो फिर वो उस पैसे से आपको जो कि अराउंड 55% ऑफ योर ओरिजिनल सैलरी जो आप वहाँ से बना रहे थे पहले अपनी जॉब से जो छूट गई है, जहाँ से आप ले ऑफ हो गए, तो वो आपको देना शुरू कर देते हैं। तो जब तक आप जॉब तलाश करते हैं ये करते हैं, वो पैसे आपको अराउंड साल तक मिलते रहते हैं, कभी कभी ज़्यादा भी, डिपेंड करता है कितनी पुरानी सर्विस है आपकी। उस दौरान वो आपको फैसिलिटी देते हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप जाइए कहीं पे तालीम, अगर आपको अपग्रेड करना है अपनी एजुकेशन को या अपनी सलाहियतों को बढ़ाना है तो कोई कोर्स कर लीजिए, कुछ और कर लीजिए, उसके भी मतलब कुछ और डिप्लोमा कर लीजिए, कुछ और एजुकेशन कर लीजिए ताकि आप इम्प्रूव कर सकें और आपको जॉब ईज़िली मिल सके। उन तमाम चीज़ों को भी गवर्नमेंट कवर करती है मुख्तलिफ, या तो लोन की शक्ल में या किसी और एड की शक्ल में। इसके अलावा फिर जो यूनिवर्सिटी वगैरह में बच्चे चले जाते हैं क्योंकि वो फ्री नहीं होती, तो वहाँ पे जैसे मैं बताया कि लोन वगैरह होते हैं, फिर RESP प्रोग्राम तो आप वो ख़रीद लेते हैं बच्चे के लिए, और जब बच्चा मतलब 1-2 साल का आपने ले लिया, हर महीने कुछ पैसे देते रहे, और उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी लेवल पे पहुँचा तो फिर उस प्रोग्राम से सारे पैसे वो कवर अप कर लेता है, तो आप उससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। पाकिस्तान का ख़ास तौर से जिक्र करूँगा कि वहाँ पर बेसिक या नेसेसिटीज़ या बुनियादी ज़रूरियात बहुत कम है, मतलब गवर्नमेंट की कोई ज़िम्मेदारी नहीं ना प्रोवाइड करती है। तो जनाब गैस नहीं है, बिजली नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है, आप बिल भी पे कर रहे हैं तो बिजली नहीं आ रही, आप गैस का बिल पे कर रहे हैं लेकिन गैस का प्रेशर लो हो गया, कई कई दिन वो गायब भी हो गई, पानी नहीं आ रहा, बहुत से इलाकों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर माफिया ख़ासतौर से कराची वगैरह में तो टैंकर माफिया घूम रही है, उनसे पैसे देंगे तो पानी आएगा, वरना घर में पानी नहीं आता, लोगों ने सक्शन पंप लगाए हुए हैं भला भला। यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्टेट की जिम्मेदारी है। तमाम बुनियादी ज़रूरियात आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसके अंदर रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ आपके घर के अंदर जो भी यूटिलिटीज़ हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि ज़ाहिर यू हैव टू पे द बिल्स। सारे उन यूटिलिटीज़ जो कंपनियाँ प्रोवाइड करती हैं उनका आपको बिल देना है मंथली, लेकिन कोई इंटरप्शन नहीं होती कि कहीं भाई लोड शेडिंग हो रही है या लाइट नहीं आ रही या वो प्रेशर कम हो गया गैस का, कोई ताल्लुक नहीं है। उनका फ्लो बहुत ही स्मूथली चलता रहता है, कोई प्रॉब्लम कभी भी किसी किस्म की नहीं आती, तो ये एक बड़ी खूबी है। रिटायरमेंट की भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब वो डिपेंड करता है कि कितनी लंबी आपकी जॉब और सर्विस रही है, कितना आपका पेंशन डिडक्ट हुआ है। तो कैनेडियन पेंशन प्लान CPP है, वो डिडक्शंस होती हैं। इसके अलावा जिस कंपनी में काम करते हैं उनके अपने पेंशन प्लान्स होते हैं, वो कट होते हैं। तो और भी अदर चीज़ें। तो फिर उसके बाद 65 ईयर्स की एज है रिटायरमेंट की, उसके बाद उसके बेनिफिट्स वगैरह कैलकुलेट करके डिपेंड करता है कि कितनी सर्विस थी आपकी, कितने से आपने 30 साल जॉब की है, 40 साल जॉब की है, और किस पोजीशन पे की है, सैलरी क्या थी, उसके लिहाज से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अच्छी रिस्पेक्टेबल पेंशन होती है, अगर मियाँ बीवी दोनों ले रहे होते हैं तो आप गुजारा कर सकते हैं। क्राइम रेट की जहाँ तक बात की जाए, देखिए क्राइम रेट तो यहाँ पर कम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इलाके टू इलाके में, नेबरहुड टू नेबरहुड, सिटी टू सिटी। थिकली पॉपुलेटेड इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं, बहुत ही मतलब ये कि करीब करीब रहते हैं और बहुत सारे मल्टीकल्चरल लोग वहाँ का आ गए हैं, तो उसके अंदर तो जराइम आपको नज़र आएंगे। लेकिन फिर भी हम कंपेयर करें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ से और इंडिया पाकिस्तान से तो काफ़ी कम है। हैं क्राइम हैं, लेकिन वो काफ़ी कम है, उनका रेशियो बहुत कम है। और दूसरे इलाकों में जो दूर के वहाँ तो और भी कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना लोग जो यहाँ पे कई साल, 100 साल से 200-300 साल से रह रहे हैं और डिफरेंट ऐसी जगहों से आए कि जहाँ पे जराइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए वो थोड़े से रेशियो का फ़र्क है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्राइम भी कम है। यहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे कोई किसी लड़की को छेड़ेगा नहीं, रात के 1 बजे 2 बजे कोई अगर पैदल भी जा रहा है और लड़की या लड़का
एजेड आदमी कोई उसको पूछेगा नहीं, टच नहीं करेगा, बदतमीज़ी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें हैं, किसी पब्लिक प्लेस पे, किसी तफरीगाह पे कोई किसी के साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं करेगा, कोई आवाज़ें नहीं कसेगा, तो ये काफ़ी बड़ा बेनिफिट है। आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको तमाम शेल्टर है, तमाम तहफ़्फ़ुज़ जो है प्रोवाइड किया जाता है, और आप बड़ी इजीली अपनी लाइफ गुजारते हैं, कोई आप पे खौफ नहीं है। अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें तो वहाँ तो ये यार कोई कत्ल कर देगा, या स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, छीन के ले जाएगा, या एटीएम पे लूट लेगा, बैंक में लूट लेगा, या इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट, कोई खौफ नहीं है। आप बिल्कुल फियरलेस लाइफ गुजारते हैं। हाँ, क्राइम हो सकते हैं, कोई गाड़ी वाड़ी किसी ने चोरी कर ली, किसी ने कोई छोटा मोटा जो है ब्रेक इन कर दिया घर में, जो बहुत रेयर है और उसका बड़ा प्रॉम्प्ट एक्शन है। तो ये चीज़ें मतलब ये कि हम कहना चाहिए कि ज़ाहिर है कि हर माशरे में थोड़ी बहुत तो होती हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है हम ये कहेंगे। अब इसके बाद ये कि हाँ, लोगों को पासपोर्ट मिल जाता है जब वो शहरी बन जाते हैं यहाँ के, उसकी भी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने पहले अपने व्लॉग में कहा था कि ज़ाहिर है कि बहुत से लोग इसी वजह से आते हैं और पासपोर्ट लेके वो चले जाते हैं, टुल हो जाते हैं, अपने वापस अपने मुल्कों में चले जाते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि 184-85 कंट्रीज़ के अंदर बग़ैर वीज़े के आप जा सकते हैं। तो ये बड़ी बात है, आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, आपके पास एक रिस्पेक्टेबल पासपोर्ट आपके हाथ में होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और आपको घूमना फिरना, ख़ास तौर से जिनको ट्रैवलिंग पसंद है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि चलो हम यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, घूमें, दुनिया देखें। ख़ास तौर से रिटायरमेंट के बाद तो भी लोग ये, बहुत से ज़्यादातर लोग ये अपना मिशन ही बना लेते हैं कि हमें दुनिया देखनी है, घूमना है, एंजॉय करना है। तो इट इज़ गुड फॉर देम और गुड फॉर एवरीबडी। आज का प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया है कि ज़ाहिर है कि किसी जगह भी बुराइयां नहीं होती और किसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छाइयाँ नहीं होती, हर चीज़ होती है, लेकिन इट्स अ गुड कंट्री। अब आप जहाँ से आते हैं वहाँ से कंपेयर करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, पाकिस्तान इंडिया से आने वालों को कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको वहाँ पे जॉबें इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, या ये नहीं है, या जो लॉ एंड ऑर्डर से जो लोग परेशान हैं, या जो लोग यूटिलिटीज़ वगैरह की वजह से कि गैस नहीं आती, पानी नहीं आता, बिजली नहीं आता, या सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो वो लोगों के लिए तो ये दे फील कंफर्टेबल है, वो आते हैं। और जो लोग जो हैं और वहाँ पे वो लाइफ को काफ़ी ये लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। तो अब अपने इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं। अपनी आरा ज़रूर मुझे भेजिएगा और कमेंट्स भी दीजिएगा, और प्लीज़ मेरे इस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। बाय।